तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे दो पार्टनर हैं जिनका नाम है पी एंड क्यू। ये दो पार्टनर्स है बेटा, और एसेट्स लायबिलिटी जितनी भी थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है रिलाइशन अकाउंट में। अब उसके बाद हम लोग उसके जो ट्रांजैक्शन है उसको रियलाइज़ हो रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को पेमेंट हो रहा है, उसके ट्रांजैक्शंस करने जी तक इसमें ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट की बात करते हैं पहले। स्टॉक जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, यानी ये बुक वैल्यू है, और उसका 50% जो स्टॉक है बेटा वो पी टेकन ओवर कर रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और बचा हुआ जो स्टॉक जो है वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। यानी स्टॉक को एक तो पार्टनर भी रियल लेके जा रहा है, दूसरा जो स्टॉक है वो कैश में बिक रहा है। सही मायने में देखा जाए तो स्टॉक पूरा का पूरा रियलाइज तो हो रहा है ना। स्टॉक अगर रियलाइज होता है तो बेटा हमारे लिए फ़ायदा है, एसेट जब भी रियलाइज होगा फ़ायदा है, और रिलाइशन अकाउंट उस सिचुएशन में क्रेडिट होता है। तो चलिए हम इसकी पहले एक एंट्री पास करते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो स्टॉक हमारे पास टोटल वैल्यू कितने की है? 2 लाख रुपए की। आइए बच्चे हम लिखेंगे 17 ए पार्ट। देखिए टोटल जो स्टॉक है हमारे पास, मैं आपसे बात करूं कि या इसको पहले मैं एंट्री कर देता हूं, ठीक है। कि देखिए कैश में अगर कोई एसेट्स बिकता है तो कैश और बैंक इफेक्ट करेगा, और कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, सर रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं ना आप क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही पहचाना बेटा, जब भी प्रॉफिट होता है एसेट्स बेचना प्रॉफिट कहलाता है डिसोल्यूशन में, और लाइबिलिटीज़ को पे करना ये एक एक्सपेंस या लॉस आप कह सकते हैं इसको। इसी में दूसरी जब एंट्री आप करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि दूसरे सिचुएशन में भी एसेट्स आपका स्टॉक जो है वो भी बिक रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में पैसे नहीं आ रहे, पार्टनर लेके जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेंगे, वो लेके जा रहा है ना, तो उसके कैपिटल को कम कर देंगे। तो पार्टनर्स का नाम है पी, लिखेंगे बेटा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस सिचुएशन में भी हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं, रिलाइशन को क्रेडिट करेंगे। अब आपका सवाल है कि सर इसके अमाउंट के बारे में बात करें, क्योंकि ये एंट्री तो हमें समझ में आ रही थी, अमाउंट नहीं आ रहा था। तो चलिए मैं अमाउंट को आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। जो स्टॉक है ना बेटा वो है 50%, जो टोटल स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो 2 लाख है, सॉरी। इस 2 लाख के ना दो सेगमेंट कर दिए गए, एक 50% जो पी लेकर जा रहा है, और बाकी का 50% जो हम सेल कर रहे हैं। तो जो 50% लेके जा रहा है बेटा, 2 लाख का 50% होता है 1 लाख रुपीज़। क्लियर? 2 लाख का 50% कितना होगा बच्चे? 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो 50% है बेटा उसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज़ हो गई। ठीक है जी। ये जो 1 लाख रुपीज़ है हमारे पास, उस 1 लाख में इसने बोला, पी ने बोला कि भाई मैं ले लूँगा, लेकिन आप ऐसा करो इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो। तो अगर आप इसमें 10% माइनस कर देते हो तो ये बचेगा 90,000 बेटा। मैं कैलकुलेशन 10% निकाल के नहीं बता रहा आपको, आप मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे 10%, 1 लाख का। तो 1 लाख का 10% करते हैं तो 10,000, उसमें से 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 का स्टॉक कौन लेके जा रहा है बेटा? पी। और जो ये 1 लाख है उसमें हमने जो नॉर्मल सेल किया है ना बेटा चाहिए, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करके किया है। अब वो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25%। तो 1 लाख का 25% होता है 25,000। तो 1 लाख प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,25,000। ये हुआ, ये कैश में रियलाइज हो रहा है, ये पार्टनर लेके जा रहा है। दोनों सिचुएशन में हमारे लिए प्रॉफिट है। रिलाइशन अकाउंट को दोनों सिचुएशन में हम लोग क्रेडिट करेंगे। पहली सिचुएशन जो पीस कैपिटल वाली यहाँ पे दिख रही है आपको, वो 90,000 से रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कैश आएगा, तो ये 1,25,000। अब आप सवाल पूछेंगे क्या सर हम इन दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप कंबाइंड एंट्री भी इसको कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री अगर आप करना चाहें तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और रिलेशन अकाउंट को टोटल करके लिख देंगे क्रेडिट में। तो उम्मीद है कि ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए जी, ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया 17 का। अब आते हैं बी पे। बी क्या कहता है, बी के बारे में समझें। लिखा हुआ बेटा डेटर्स की वैल्यू इस बार 2,25,000 है, एंड प्रोविजन की वैल्यू जो है बच्चे वो 25,000 है। आपको शायद याद हो कि डेटर्स को हम लोग एसेट्स में रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं, और प्रोविज़न को हम लोग एज अ क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए रिलेशन अकाउंट में उसे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, डेटर्स हमारा एसेट्स तो है, प्रोविज़न जो है यहाँ पे डेटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता।
डिसोल्यूशन में प्रोविज़न ज़ीरो इफेक्ट करता है डेटर्स पे, ये याद रख लीजिए, आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, वो कभी भी टेंशन नहीं करेगा प्रोविज़न आपको, कि डिसोल्यूशन में प्रोविज़न जो है ना कोई भी फ़र्क नहीं डालता, कुछ भी नहीं, इग्नोर कर सकते हैं आप इसको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए इस चीज़ को ना आपने ये समझ के कर लिया कि ये लाइन है ही नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैं पढ़ता हूँ कि टोटल डेटर्स मेरे पास 2,25,000 का था, जिसमें से 20,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव बैड। बुक डेट्स मतलब डेटर है, ये बुक डेट्स का मतलब ही डेटर होता है। तो कह रहे 20,000 का जो डेटर है ना बेटा वो प्रूव्ड बैड हो गया, वो बैड डेट्स हो गया है। 20,000 का डेटर क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो अब एक बात बताओ बेटा, जो 20,000 का बैड डेट्स हो गया वो तो पैसे नहीं देगा, और हमें क्या करना, अब नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन और कितना मिलेगा। 2,25,000 में 20,000 बैड डेट्स है, तो जो बच जाता है वो कैश रियलाइज हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये प्रोविजन, बेटा प्रोविजन का कोई काम नहीं है डिसोल्यूशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, डिसोल्यूशन में प्रोविजन का कोई भी यूज़ नहीं है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जब भी कोई एसेट्स आपको रियलाइज होता है, ठीक है बच्चे, जब भी क्या होता है, एसेट्स आपका रियलाइज होता है, जैसे एसेट्स रियलाइज होगा तो यार पैसा आएगा आपके पास, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा फायदा ही तो होता है, एसेट जब भी रियलाइज होगा आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये कितनी वैल्यू आएगी, तो देखिए जितना टोटल एसेट्स था, टोटल डेटर जो था ना बेटा आपका था वो 2,25,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि 2,25,000 रुपये हमारा डेटर था, उस 2,25,000 में से 20,000 का हमारा प्रूव्ड बैड हो गया, क्लियर हो गया कि भाई बैड डेट्स है, तो बाकी 2,05,000 बच गए। ये आपका जो है 2,05,000 जो है ना आपका, ये आपका एसेट्स रियलाइज हो रहा है, और एसेट्स रियलाइज हो रहा है प्रॉफिट है, समझ में बात। एसेट्स रियलाइज होगा, प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट है तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए ये बी भी आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे डिसोल्यूशन में प्रोविजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब डेटर रियलाइज होगा। ओके सर, अब आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे। सी को देखिए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 12,50,000 रुपये, इसको सोल्ड कितने का किया, 15 लाख रुपए में, और उस पर ब्रोकर के चार्जेस कितने हैं बेटा, 2%। तो जितने का आपने सेल किया है वो पूरी वैल्यू तो आपके पास आएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप ब्रोकर को पहले पैसे 2% दे देंगे, उसके बाद ही, ब्रोकर मतलब वो बंदा जिसने आपके एसेट्स को सेल किया था, तो 2% डिडक्ट करने के बाद ही आपको पैसे बचेंगे। तो कि जितना पैसा आएगा वो आपके लिए फ़ायदा है, आपको पूरे के पूरे 15 लाख को आपको प्रॉफिट नहीं मानना है, क्योंकि उसमें 2% आपको देना पड़ रहा है, 30,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो सर ये जो 12,50,000 रुपये की बुक वैल्यू थी उससे 15 लाख में बिका, इसके बीच का प्रॉफिट बेटा देखिए, एसेट्स जितने का रियलाइज होगा उतना प्रॉफिट मान लेना है डिसोल्यूशन में। मैंने आपको कई बार बोला इस बात को कि जब भी जितना भी एसेट्स रियलाइज होगा वो आपके लिए प्रॉफिट है। बुक वैल्यू कोई किसी काम की नहीं, सिर्फ बुक वैल्यू उसी वक्त काम आती है जब एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए जी, तो जर्नल एंट्री करें हम लोग, ठीक है सर। सी में हमारे पास एक एसेट्स है जिसे हमने सेल कर दिया, वो एसेट्स 15 लाख का बिक रहा है, तो पैसा आएगा और ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो 15 लाख रुपए है ना बेटा, उस 15 लाख में कितना परसेंट माइनस हो जाएगा, 3% माइनस हो जाएगा। तो ये 3% ही था, एक मिनट बेटा, 3% नहीं 2%, सॉरी 2%, 30,000, तो यह है बेटा 14,70,000, 14,70,000 जो है ये हमारा रियलाइज हो रहा है। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। 14,70,000 जो है ये हमारा क्या हो रहा है बच्चे, ये रियलाइज हो रहा है। क्लियर, हाँ जी। चलिए, तो ये भी ट्रांजैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन है सी के बाद डी, और बहुत आसान ट्रांजैक्शन है।
देखने में लग रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन है, वैसे बहुत आसान है। सी में देखिए, सी हो गया सॉरी। डी देखिए, मशीनरी की एक बुक वैल्यू है 6 लाख रुपए की और वॉज हैंडेड टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और ये 6 लाख रुपए का जो मशीन था वो हमने क्रेडिटर को दे दिया। अच्छा, आपको यहाँ पे ना आप ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर की कितने का कर्ज था हमारे ऊपर ये नहीं लिखा हुआ, बस वो मेरा मशीन लेके गया 10% के डिस्काउंट पे। तो सर वो मशीन लेकर के गया है, उसकी लायबिलिटी कितनी थी तो क्लियर नहीं है। तो एसेट्स कोई लायबिलिटी लेके गया, सिंपल सी बात है। अब एक्स्ट्रा ले गया, कम ले गया, ये तो बताया नहीं ना, तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे नो जर्नल एंट्री। बस हमें इतना पता है कि एसेट्स लायबिलिटी ले गया है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। तो डी जो सिचुएशन है बेटा, डी की सिचुएशन पे आपको जाके लिखनी है नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। आपको पता है जैसे कि जब भी कोई एसेट्स कोई क्रेडिटर ले जाता है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हम लोग। नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, डी। समझ में आ गई बात आपको? अब आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, डी भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं डी के बाद ई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60,000, उसको हमने 125% पे रियलाइज कर लिया। यानी इसका ये मतलब होता है कि 125% पे रियलाइज हो रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रियलाइज होने का मतलब क्या होता है बेटा, पैसा आएगा या जाएगा? बोलो सर, पैसा आएगा। अच्छा बेटा, ये फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर फ़ायदा होगा। तो बेटा फ़ायदा होगा तो रिलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? सर क्रेडिट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट क्या होगा उसमें? सर डेबिट हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। हाँ जी, एक मिनट। तो हम आए जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री नंबर है हमारी ई। जर्नल एंट्री नंबर है ई। ठीक है बेटा, इसमें सेल हो रहा है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये जो वैल्यू है बेटा, मैं यहाँ पे वैल्यू को निकालता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। ये जो 60,000 है ना, उसका 125% आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, 60,000 का 125% आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा बेटा 70, एक मिनट बस जी, 75,000 कितना हो जाएगा बेटा? ये आएगा आपका 75,000। आप चाहें तो कैलकुलेट इसे कर लीजिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75,000। जी बच्चे, आइए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा एफ है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से। हाँ जी, ये लीजिए एफ में लिखा हुआ बेटा, गुडविल की वैल्यू है 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। बस ये एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दे रखी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सेल हुआ है क्या है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो बेटा हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि ये जो है ना वैल्यू है, और इस वैल्यू के बारे में अगर सेल वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर लिखा रहता है कि भाई एसेट गुडविल रियलाइज इतने का हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस इतना रियलाइज हो गया, तब तो हम करते। नहीं लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे आप एक भी जर्नल एंट्री इसकी नहीं करेंगे एफ में।
तो एफ की तो बस बहुत डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल गया कि आप यहाँ पर सीधा ये लिखेंगे नो जर्नल, नो जर्नल एंट्री एफ में। अब आइए जी में, चलिए जी की सिचुएशन देखते हैं। जी में लिखा हुआ है क्रेडिटर है बेटा 1,60,000 का, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड ए प्लांट एंड मशीनरी। कितनी अच्छी बात है, जो 160 का हाफ अगर कर दिया जाए 80,000, 80,000 का क्रेडिटर कह रहा है कि जी आप हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दीजिए एट एन एग्रीड वैल्यूएशन 54,000, और हम मशीन आप 54,000 की दे दीजिए, मेरा 80,000 का क्रेडिटर माफ हो जाएगा आप पे। समझ में आई बात? इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए एंड आगे लिखा हुआ है कैश इन फुल सेटलमेंट, ओ सॉरी, उन्होंने ये कहा कि जो हाफ क्रेडिटर आप देंगे, उस हाफ मतलब 80,000 का जो क्रेडिटर देंगे, उसके बदले में 54,000 का आप एक मशीन दे दीजिए एंड कैश दे दीजिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000, और कैश भी देना पड़ेगा आपको। तो टोटल जो है क्रेडिटर, उसको हमें एक ओवरऑल ये देखा जाए तो एक तो मशीन देनी पड़ेगी 54,000 की, दूसरा उसको क्रेडिटर देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि क्रेडिटर 1,60,000 रुपये का है, आप एक तो मशीन हमें दे दीजिए और 16,000 रुपये का डिस्काउंट आप हमसे अलग से ले लीजिए, बाकी जो बच जाता है उसका आप हमें कैश दे के रफा दफा करें आप। चलिए स्टार्ट करें, इसको समझाता हूँ मैं एक बार और से। चलिए बेटा मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ने में जल्दबाजी करने में करा, तो उसको यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि देखिए क्रेडिटर कितनी की थी। पहले आप इत्मीनान से इसको देखिए और ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर की जो वैल्यू है बेटा वो है 1,60,000 की, ठीक है। इसके दो पार्ट किए गए, हाफ के लिए आपसे जैसे वो हाफ की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 80,000, रिमेनिंग जो है बेटा हाफ वो 80,000 हो गया। ये जो हाफ था ना, इसमें दो चीज़ें हमसे मांगी गई, हमसे बोला गया भाई ऐसा करो, आप मुझे एक तो मशीन दे दो, आपके पास एक मशीनरी है उसको पसंद आ गई, भाई ये लीजिए 54,000 की वो मशीन लेके जा रहा है मुझसे, और कह रहा है कि देखो मुझसे ना कुछ डिस्काउंट भी ले लो, चलो डिस्काउंट ले लो जी 16,000 का, बाकी जो बच जाएगा ना वो मुझे कैश में दे दो, ये आपको कि कैश में देना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाऊँ कैलकुलेशन कि भाई 80,000 में 54 की तो मशीन उसने हमसे ले ली, क्लियर। 80,000 में से 54 की मशीन ले ली उसने, ये देखिए कि भाई 80,000 था, 80 में से 54 की उसने मशीन हमसे ले ली, तो जो वैल्यू बच जाती है बेटा उसके बाद बचती है 26,000। 26 में कह रहा है कि आपको 16,000 का मैं आपको डिस्काउंट भी दे देता हूँ, तो 10,000 का डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू कैश में हमें अलग से पे करनी पड़ेगी वो हमें पे करनी पड़ रही है 10,000, ठीक है। फिर से 80,000 दो पार्ट में किया 160 को, तो 80,000 के बदले एक तो मशीन मांगा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया और फिर बोला कि जो बच रहा है कैश दे दो, तो भाई मशीन 54 माइनस कर लीजिए 80 में से, उसके बाद डिस्काउंट 16,000 ये भी माइनस कर लीजिए, और जो आपका बच जाता है, जो वैल्यू आपकी बच जाएगी, जी समझ में आ गया आपको। 160 में से 80,000, 160 में से 80,000 जो है, एक मिनट यार ये पता नहीं कैमरा रुक रहा है क्या बार बार, नहीं ठीक है यहाँ पे तो, सॉरी बेटा, ऐसा लगा था कि रिकॉर्डिंग रुक गई है इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ तो 160 में से 80,000 हमने यहाँ पे दे दिया हाफ, तो टोटल क्रेडिटर 160 था जिसमें से हमने 80,000 दे दिया, 80,000 के लिए उसको मशीन दिया, उसने हमें डिस्काउंट दिया और बाकी जो बच गया कैश 10,000, तो इस तरीके से उसको हमारी पेमेंट हो गई। बाकी उन्होंने बोला कि जो 80,000 बाकी के बच रहे हैं उस पर आप ऐसा करो कि इसको भी आप कैश में दोगे, इसमें मैं आपको ऐसा करता हूँ कि डिस्काउंट्स दे देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने, ये देखिए
कि रिमेनिंग जो 50% आपका बच रहा था ना बेटा, ये रिमेनिंग में जो 50% बच रहा था उसे आपने कितने परसेंट पे पेमेंट करना है, 90% पे वो सेटल होगा। वो कितने पे सेटल हो रहा है, 90% पे। तो इसका मतलब इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आपको 72,000 ये देना है। तो ओवरऑल देखिए क्रेडिटर को जो पेमेंट आप कर रहे हैं, एक तो ये 72,000 पे करेंगे और एक ये 10,000 आप पे करेंगे। बात समझ में आई? आप एक 72,000 पे करेंगे और दूसरा कितना पे करेंगे, 10,000 रुपीज़ पे करेंगे। ये दो मिला के पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट ही हो रहा है, ओवरऑल हो तो रहा है कैश का ही पेमेंट है, तो आप जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि आपका लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं आप, तो लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे आप टू कैश, या फिर आप बैंक लिख सकते हैं जो आपको पसंद, दोनों मिला के लिख सकते हैं। 72 और 10,000 बोले तो कितना हो गया बेटा, ये 82,000। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये सारे पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग ज़रा।